Hello, dear student. How are you? I hope you all are again very fine, fantastic, happy and healthy. मैं आर के झा एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ, और आज का टॉपिक हमारा है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिटेल, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने वो सारी बातें वहाँ पे किया था। आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को जब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे यूनिट की बात हम करते हैं। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जब मेजर करते हो, सपोज कर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है। जब इसकी लेंथ मेजर करनी होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू कुछ तो लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, सपोज कर लिखते हैं 15, और किसी बच्चे ने लिखा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर सिर्फ 15 लिखते हो तो आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो जवाब है, आपका जो रिप्लाई होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन मीनिंगफुल होने के लिए 15 के साथ साथ हमें यहाँ पे एक और स्पेशल टर्म ऐड करना होता है। अगर हम किसी बॉडी का मास मेजर करते हैं, मान लो कि किसी बॉडी का मास कितना है, तो वहाँ हम कहते हैं उसका मास मान लो 250 ग्राम। अगर सिर्फ 250 कहेंगे हम लोग तो फिर वो सेंस नहीं आएगा। तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर कर रहे होते हो तो मेजरमेंट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी पड़ती है और उसके साथ एक स्पेशल टर्म ऐड करना होता है। अगर हम टाइम को मेजर करते हैं तो वहाँ लिखते हैं T इज इक्वल टू कितना टाइम, तो हम लिखते हैं 2 आवर्स मान लो। कभी कोई लिखेगा T इज इक्वल टू कितना 5 मिनट्स। अब जब तक हम लोग आर या मिनट्स या सेकेंड या कुछ और भी अदर चीज़ें हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, हम वो टर्म यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका जो मेजरमेंट है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हो तो मेजरमेंट जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ हमें 2 चीज़ लिखनी होती है। क्या क्या चीज़? तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई सर्टेन नंबर, और एक उसके साथ जो टर्म स्पेशल यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। यही यूनिट होता है। यहाँ पे जो L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर का 15 टाइम्स हो रहा है। अगर यहाँ लिखते हैं मास इज इक्वल टू 50 ग्राम, इसका मतलब क्या होगा कि मास जो है वो 1 ग्राम का 250 टाइम्स हो रहा है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है मेजरमेंट का। तो हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि जब कभी हम किसी मेजरमेंट को लिख रहे होते हैं तो उसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू एन यू। Q इज इक्वल टू एन यू। यहाँ Q क्या है? Q है मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसका टोटल मेजरमेंट क्या आया, टोटल मैग्नीट्यूड क्या आया है, वो Q है यहाँ पे। और ये N क्या है? N रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या है यहाँ पे? तो U यहाँ बताता है यूनिट्स। अब एक बात और बता रहा हूँ यहाँ पे, देखोगे सपोज करो किसने लिखा है L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और किसने लिखा यहाँ पे L इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर, और किसने लिखा यहाँ पे 0.15 मीटर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि तीनों मेजरमेंट सेम ही है, तीनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तीनों का मीनिंग एक ही आ रहा है, फिर भी एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक्सप्रेशन में? तो जिस किसी स्टूडेंट ने सेंटीमीटर टर्म यूज़ किया उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 15 है, जिस किसी ने मिलीमीटर यूज़ किया उसके लिए ये वैल्यू 150 आ गया, और जिस किसी ने
मीटर यूज किया, उसके लिए ये वैल्यू 0.15 आ गया। आप क्या देख रहे हो कि एक ही मैग्नीट्यूड को अगर हम अलग अलग यूनिट्स में लिख रहे हैं तो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आ रही है। हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू एन यू, या फिर लिख सकते हैं फॉर गिवन मैग्नीट्यूड Q इक्वल टू N1U1 या फिर N2U2। अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आप यहां से सिंपल लिख सकते हो कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि N इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब मैग्नीट्यूड फिक्स हो तब की बात कर रहे हैं। और यहां से एक रिजल्ट आपके पास ये आ सकता है कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब कभी आप बड़े यूनिट की बात करेंगे तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, और जब कभी आप छोटे यूनिट की बात करोगे तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं सेंटीमीटर तो 15 है, मिलीमीटर आप यूनिट और छोटा हो गया, सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो मिलीमीटर हमने यूज़ किया, यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। हमने यूनिट और बड़ा कर दिया, मीटर कर दिया, मीटर मीन्स इतना बड़ा मीटर होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और कम हो गया। तो अगर यूनिट बढ़ाएंगे आप, यूनिट का साइज बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा, और यूनिट का साइज छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ जाएगा। यहाँ से ये कंक्लूजन आ गया आपके पास। चलो, ये तो हमने देखा कि एक्सप्रेशन कैसे करते हैं मेजरमेंट का, उसकी बात है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखना है हमें कि यूनिट हो क्या क्या सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिट क्या हो सकता है। हमने देखा प्रीवियस टॉपिक में कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, बाकी सारे के सारे क्वांटिटीज उसी फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा था। तो जो पुराने फिजिक्स की बात हो रही थी, जब क्लासिकल फिजिक्स की बातें हो रही थी, तो वहाँ पे लोगों ने डिसाइड करना शुरू किया कि हम यूनिट क्या ले सकते हैं। आप एक चीज़ देखोगे, हमारे पास लेंथ, हमारे पास टाइम, मास, ये हमारा बेसिक या बेस क्वांटिटी होता था। अब लेंथ की यूनिट क्या हो सकती है? तो प्रैक्टिकली जब आप यूज़ करते हो लेंथ की यूनिट, तो कुछ बच्चे मीटर लिखते हैं, कुछ बच्चे सेंटीमीटर लिखते हैं, कुछ लोग इंच यूज़ करते हैं, कुछ लोग फुट या फीट यूज़ करते हैं, कुछ लोग माइल यूज़ करते हैं, कुछ लोग किलोमीटर यूज़ करते हैं। मतलब कई सारे यूनिट्स यहाँ पे लेंथ के हो सकते हैं। आप कई बार देखोगे कुछ लोग लाइट ईयर यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे हम पार्सेक यूज़ करते हैं। दीज आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। चलो ठीक है, लेंथ का जैसे आपने देखा कि कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। हम टाइम का भी देख सकते हैं, कभी हम यूनिट सेकेंड यूज़ करते हैं, कभी हम मिनट यूज़ कर सकते हैं, कभी हम आर यूज़ कर सकते हैं, कभी हम डे यूज़ करते हैं, कभी हम ईयर यूज़ करते हैं। देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ टाइम। सिमिलरली जब मास की बात करते हैं तो कभी हम केजी यूज़ कर लेते हैं, कभी ग्राम यूज़ कर लेते हैं, कभी क्विंटल यूज़ कर लेते हैं, कभी टन यूज़ कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ मास ऑल्सो। ये तो हम लोग अपने अपने हिसाब से यूनिट यूज़ कर लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कि हम ऐसे ऐसे यूनिट यूज़ करते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए लोकल लैंग्वेज में होता है। वो यूनिट अगर थोड़ा दूर चला जाए या अपने इवन इंडिया में ही डिफरेंट पार्ट में चले जाए हम लोग, तो हम उस वर्ड को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन साइंस की पढ़ाई तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। कैलकुलेशन, मेजरमेंट पूरे वर्ल्ड में चाहिए हमें। टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो हम बनाते हैं, डिस्कवर करते हैं, जो प्रिंसिपल, जो थ्योरी हमारी होती है साइंस का, वो तो पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे यूनिट लिखने में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि वर्ल्ड के हर कोने कोने के लोग
उस यूनिट को पहचान सके, उसको समझ सके। इट मीन्स हमें यूनिट को ग्लोबलाइज्ड करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वर्ड हमें चूज करना चाहिए कि यूनिट क्या होना चाहिए। तो यूनिट क्या होना चाहिए और हम क्या यूज करें, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों का एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिस्कशन हुआ कि हम लोग क्यों ना एक सिस्टम अडॉप्ट कर लें जिसको पूरा वर्ल्ड मानेगा और यूनिट को डिसाइड करना क्या यूनिट होना चाहिए, ये काम आसान हो जाएगा। तो लोगों ने सिस्टम अडॉप्ट किया। तो सिस्टम जो अडॉप्ट किया, तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ध्यान से देखोगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत पहले, सबसे पहले एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया, FPS। अब FPS के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या था, लेंथ था एक बेसिक क्वांटिटी, दूसरा मास, हमारे पास मास था, बेसिक क्वांटिटीज, और तीसरा टाइम था, लेंथ मास टाइम। ये जो FPS सिस्टम यूज किया गया उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो फुट या फीट, हम इसको लिखते हैं। मास की यूनिट क्या होना चाहिए, पाउंड, एंड टाइम की यूनिट क्या होना चाहिए, सेकेंड। ठीक है, एक सिस्टम बन गया यहाँ पे। लेकिन ये सिस्टम ग्लोबलाइज्ड वे में एक्सेप्ट नहीं किया गया, या एक्सेप्ट किया गया तब भी लोगों ने थोड़ा ये जाहिर किया कि नहीं, सिस्टम थोड़ा सा और बढ़िया होना चाहिए। इस सिस्टम में उतना मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं मज़ा आया, उसका एक कारण जो हमें लग रहा है कि जैसे पाउंड, फुट, ये सब जो वर्ड है ना, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल नहीं है। लग रहा है कि इंग्लैंड वालों का एक स्पेशल अधिकार इस वर्ड पे है। खैर, और भी कारण इसके थे। एक और सिस्टम को खोजा गया, दूसरा सिस्टम यहाँ पे आया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज किया CGS सिस्टम। CGS में C का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब फिर से सेकेंड। सेकेंड जो है वो टाइम का सदाबहार यूनिट है, हमेशा यूज होता है हर जगह। सेंटीमीटर, ग्राम। अब लोगों ने कहा कि यार यूनिट जो हम चूज करते हैं तो एक क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए कि हम यूनिट कैसा यूज करें, क्या चूज करें। लोगों ने कहा कि यूनिट का प्रॉपर साइज भी होना चाहिए। अब सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी यूनिट हो गया। ग्राम, बहुत छोटा मास हो गया, तो ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ भी लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया। ठीक है भाई, इसको भी हटा दिया गया। एक और यूनिट यहाँ पे लिया गया, उसको कहा गया MKS। अब जो न्यू यूनिट अपने पास आया उसका नाम क्या था, MKS। इसके अकॉर्डिंग क्या था, मीटर, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे सेकेंड। चलो ठीक है, ये यहाँ पे वेल एक्सेप्टेड हो गया, सर्वमान्य हो गया। लोगों ने मान लिया पूरा कि बिल्कुल ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास यूनिट हमने खोज लिया। ठीक है, काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बाद में क्या हुआ कि जब फिजिक्स का स्कोप और बढ़ा, फिजिक्स का और एक्सपेंशन हुआ, हमारे पास और नए नए क्वांटिटीज डिस्कवर्ड हुए, हमें और क्वांटिटीज का आमना सामना करना पड़ा, उसको हमको मेजर करना पड़ा। तब लोगों ने कहा कि सिर्फ ये 3 क्वांटिटी से काम नहीं चलने वाला है, हमें कुछ और क्वांटिटीज फंडामेंटल के रूप में अडॉप्ट करना पड़ा, तो उसकी भी यूनिट होनी चाहिए थी। तो जब हमने फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज ले लिया, तो हमें सिस्टम को भी और इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ी। तब ये सिस्टम काम के लायक नहीं रहा, तो हमने एक न्यू सिस्टम अडॉप्ट किया, और वो जो न्यू सिस्टम बना उसका नाम पड़ा SI सिस्टम। यस, देखोगे डिटेल से बता रहा हूँ मैं। SI सिस्टम, ये तो था ओल्ड सिस्टम, उसके बाद न्यू सिस्टम अपने पास आ गया, और उसका नाम हमने क्या रखा, SI सिस्टम। यहां पे हम देखेंगे SI सिस्टम।
ये जो एस आई है यहाँ पे, तो एस का मतलब होता है सिस्टम और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना गया। न्यू सिस्टम था, ये अपने आप में काफ़ी यूनिक सिस्टम रहा। इस सिस्टम की काफ़ी कुछ खासियत रही और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये रही कि मैट्रिक सिस्टम को फॉलो किया। कन्वर्जन काफ़ी इजी हो गया इसमें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यहाँ पे जो यूनिट यूज किया उसके हिसाब से। रेशनल सिस्टम रहा ये। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किसी भी तरह का हो उसका एक ही यूनिट होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो मस्कुलर एनर्जी हो, कुछ भी कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट एक ही होगा। कोई फोर्स हम ले लें, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी यूनिट एक ही होगा। ऐसा एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई रुक जाइए, पहले जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया था सिर्फ 3 क्वांटिटी के लिए, तो अब हम सिस्टम को कैटेगराइज करेंगे। हम सिस्टम को इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ जो यूनिट होना चाहिए, यहाँ जो यूनिट लिख रहे हैं हम लोग, ये यूनिट भी 3 तरह का होगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटीज भी 3 तरह के हैं। क्या क्या चीज़? तो पहला फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल में क्या कहा गया कि भाई लेंथ है आपके पास, तो लेंथ की यूनिट। ये जो ऐसा सिस्टम रहा ना, ये एक तरीके से MKS का ही एडवांस फॉर्म हो गया। जो हम MKS यूज कर रहे थे उसी का और एक्सपेंशन हमने कर दिया, उसी को एक्सटेंड कर दिया हमने। और तो लेंथ का तो अभी भी मीटर ही रहा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के बाद मास अभी भी यहाँ पे केजी ही रहा, किलोग्राम। टाइम इसका अभी भी यहाँ पे सेकेंड ही रहा, s से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास उसके बाद क्या था? टेम्परेचर, टेम्परेचर था हमारे पास। टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे क्या यूज किया गया? केल्विन, केल्विन, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, सब कुछ आपके लोगों के लिए नोन है। इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इसका यूनिट एम्पियर, एम्पियर हमने यहाँ यूज किया। फिर हमने दिख रहा है, यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे हमने यूज किया कैंडेला। क्या यूज किया हम लोगों ने? कैंडेला, कैंडेला, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक रह गया पे अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर का हमने क्या यूज किया? मोल। इस तरीके से हम लोगों ने पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट डिसाइड कर लिया, और जब फंडामेंटल का हमने डिसाइड कर लिया तो डिराइव का डिसाइड करना आसान हो गया। उसको देख लीजिए कैसे किया हम लोगों ने। हम लोगों ने डिराइव का कैसे किया, आप एक उसको देख लो। हमने देखा था यहाँ पे डिराइव के एग्जांपल में एरिया, हमने एरिया से बताना शुरू किया था। एरिया को हमने लिखा था लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने यहाँ लिखा था L2। अब देखो लेंथ का स्क्वायर हो गया, ये डायमेंशन था आपका L2। इसको हम लोग, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? लेंथ का मीटर होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ बात करते हैं स्पीड का, स्पीड का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? L/T, L/T, कैपिटल T। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या लिखा हम लोगों ने? m0 L/T-1। अब इसकी यूनिट लिखनी है हमें, तो m0 मतलब मास यहाँ नहीं है, तो मास की कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। लेंथ के लिए क्या करेंगे? मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद होगा आप लोगों को A का मतलब होता है v/t, वेलोसिटी बाय टाइम। ये होता था L/T-1 अपॉन में T, तो हमने इसको क्या लिखा था? L/T-2। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो डायमेंशन है
वो यूनिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या यूनिट के अकॉर्डिंग डायमेंशन होता है, आप कुछ भी कह लो, डायमेंशन के अकॉर्डिंग यूनिट या फिर यूनिट के अकॉर्डिंग डायमेंशन। अगर हमें डायमेंशन पता है यहाँ पे LT-2 एक्सेलरेशन का, तो L का मतलब मीटर लेंथ है ये, और टाइम का मतलब सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जगह पे एक्सेलरेशन का। हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स के केस में F इक्वल टू फॉर्मूला याद होगा आपको, ma मैं लिखवा रखा हूं, इसका डायमेंशन क्या होता था, mLT-2। अब देखो यहाँ पे m भी है, L भी है, T-2 भी है, क्या होगा इसका यूनिट, m के लिए हम यूज करेंगे kg। हम ये सारे यूनिट किसकी बात कर रहे हैं, SI यूनिट की बात कर रहे हैं। SI के अकॉर्डिंग डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट क्या हो रही है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो kg लेंथ के लिए यहाँ पे यूज करें मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, S-2। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, काफी इंटरेस्टिंग। अब जैसे हमने बात की ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट का, ये किसका यूनिट हुआ, फोर्स का, SI सिस्टम में। अगर इसी को हमें सीजीएस में कहना पड़े तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे kg के लिए ग्राम यूज करते हैं, मीटर के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, और सेकेंड के लिए सेकेंड यूज करते हैं। अब इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ये जो चीज आपने देखा SI सिस्टम में, इसको एक साइंटिस्ट के नाम से ऑनर किया गया। न्यूटन साहब ने फोर्स के ऊपर काफी काम किया, तो न्यूटन साहब के ऑनर में फोर्स की यूनिट को न्यूटन भी कहा जाता है, फोर्स के यूनिट को न्यूटन भी कहा जाता है। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब फोर्स का SI सिस्टम न्यूटन भी होता है, और फोर्स का SI सिस्टम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन भी कहते हैं, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन कहते हैं। डाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ये बात आगे समझ में। ऐसे कई सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। हम अगर बात करते हैं यहाँ पे वर्क के लिए, तो वर्क का आपको याद होगा W सिंबल होता है, और इसका डायमेंशन हम क्या होता था, mL2T-2। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। SI सिस्टम ये हो जाएगा, और सीजीएस वगैरह इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताने का एक मकसद है, जैसे देखा फोर्स के लिए हमने स्पेशल नाम यूज किया न्यूटन, वैसे ही वर्क या एनर्जी के लिए एक अलग यूनिट हम यूज करते हैं, वो भी एक साइंटिस्ट के ऑनर में कहा गया, जूल साहब के ऑनर में। जूल, क्या नाम है उसका, जूल, JOULE, जूल। इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स जूल क्या है, वर्क या एनर्जी का SI यूनिट। उसी तरीके से सीजीएस में क्या हम यूज करते हैं यहाँ पे, अर्ग, ERGS, अर्ग्स। इट मीन्स अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के और भी यूनिट्स हम आगे पढ़ेंगे, जो SI सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहा है। अलग अलग सिस्टम में कई बार कई जगह पे हम अलग अलग यूनिट भी यूज करते हैं। मैं आपको एक दो नाम और दे रहा हूं, आपको यहां पे यूनिट का सेंस समझ में आ गया होगा। मान के चले हम बात कर रहे हैं प्रेशर। प्रेशर की जब बात करते हैं तो आपको याद होगा प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, और आपको इसका डायमेंशन भी याद होगा, mL-1T-2, mL-1T-2। तो इसके यूनिट क्या होना चाहिए, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो आप ऐसा सिस्टम देख रहे हो kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। इतनी नहीं, एक बात और बता दूं यहाँ पे आपको, ये जो आप देख रहे हो फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं, अपॉन एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। तो प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। साथ में अगर हम इसी को प्रेशर का सीजीएस में बात करना चाहें तो यहाँ पे न्यूटन के बदले में क्या लिखेंगे, डाइन, नीचे पर्सियन स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका प्रेशर का यूनिट सीजीएस सिस्टम में।
ऐसे कई सारी क्वांटिटीज़ का यूनिट हम लोग देख सकते हैं। और अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है, अगर हमें उसका डायमेंशन पता है, तो हम बड़े आराम से यूनिट को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बेस यूनिट पता है। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। आपको मैं और बता दूँ, जैसे आपने देखा पास्कल, जूल, न्यूटन, ऐसे कई सारे और भी यूनिट्स हैं जो स्पेशल नाम पे दिया गया है। आप पढ़ोगे कई सारे से क्वांटिटी आएंगे, फैराडे, ओम्स। ओम यूनिट किसका है? रेसिस्टेंस का, याद होगा आपको। टेस्ला नाम है साइंटिस्ट का, हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे यूनिट टेस्ला होती है। वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसे यूनिट वोल्ट भी होती है, वोल्ट भी नाम है साइंटिस्ट का। एम्पियर नाम है साइंटिस्ट का, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है ऐसा सिस्टम में। केल्विन नाम ही है। तो ऐसे कई सारे यूनिट्स को नाम से, स्पेशल नाम से बताया गया, और ये यूनिट्स उनके ऑनर में कहा गया, साइंटिस्ट को सम्मान देने के रूप में ये यूनिट्स रखा गया नाम। खैर, तो अभी हमने बात की डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट का या डिराइव्ड यूनिट का। आगे हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमने आपको बताया था 2 एग्जाम्पल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते किसको हैं ये भी शायद समझाया हूँ, कि ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट वो भी होता है, लेकिन उसके डायमेंशन नहीं होते हैं, वो भी एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, सप्लीमेंट्री कहा गया। उसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको भेजूंगा बहुत जल्दी। अभी बता दो सिर्फ इतना कि प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है एस्टेरेडियन। ऐसा सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंगल के बारे में डिग्री काफ़ी नोन यूनिट्स होता है, बट डिग्री जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हम प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, रेडियन कम यूज़ करते हैं, लेकिन एंगल का एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो रेडियन ही है। इसके लिए एक अलग वीडियो भी मैं आपको बना के डाल दूंगा। तो यूनिट की कहानी इतनी है आज। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, डायमेंशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका एप्लीकेशन, हम उसके हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो बस आज की क्लास यहीं पे। जय हिंद। मेरे यूनिट को जरूर मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।